Good morning. This is Dr. Rajni Kasiwal, PG College Talk, and today we are going to discuss the main features of the अधिनियम 1935. पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से 1919 के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया और 1935 का नया अधिनियम भारतीय देश में लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में सबसे जो चेंज किया गया वो ये हुआ कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के माध्यम से हमने देखा कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसका अंत कर दिया गया और उसी द्वैध शासन की स्थापना 1935 से केंद्र में कर दी गई। केंद्र में जब द्वैध शासन की स्थापना की गई तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस किया गया। उसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन था वो ये था कि समस्त कार्यों को 3 सूचियों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें पहली जो सूची थी या पहले जो विषय थे उनको नाम दिया गया संघीय विषय। संघीय विषय में जो विषय शामिल किए गए उसमें सबसे पहला था सुरक्षा, नंबर 2 पर था वैदेशिक संबंध, उसके बाद थे धार्मिक मामले और नंबर 4 पर था कबायली क्षेत्रों की व्यवस्था। ये जितने भी संघीय विषय थे वो गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखे गए, क्योंकि वह अपने विवेक के अनुसार इन सभी विषयों की सुरक्षित व्यवस्था कर सकता था या समुचित व्यवस्था कर सकता था। इन विभागों के प्रबंधन के लिए वह 1 से अधिक 3 परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकता था जो उसकी मदद करने के लिए होते थे। संघीय विषयों पर गवर्नर जनरल की सहायता और उसके परामर्श हेतु एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी की गई, जिसमें मंत्रियों की संख्या लगभग 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। संघीय मंत्रिमंडल को सभी उन विभागों के अतिरिक्त कुछ अन्य संघीय विभाग भी प्रदान किए गए जिनकी व्यवस्था उनको करनी थी और मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रखते हुए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का आधार भी तैयार रखना था। ये द्वैध शासन बेसिकली प्रांतीय शासन का सेकेंडरी ऑप्शंस था, लेकिन डिफरेंस ये रखा गया कि जो चीज़ प्रांत में चली आ रही थी 1919 तक, 1935 में वो सीधे सेंटर में ट्रांसफ़र हो गई और सेंटर में ट्रांसफ़र होने के बाद में ये सारी पावर गवर्नर जनरल के हाथ में सुरक्षित हो गई। नंबर 4 पर जो चेंज किया गया वो था संरक्षण और आरक्षण। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को स्वीकार करती थी या इस बात का दम भरती थी कि भारतीय अपने शासन के संचालन में कई गलतियां कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अल्पमत वर्गों के हितों की रक्षा के लिए भी उन्होंने पहले से ही समुचित व्यवस्था वो कर लेना चाहते थे। अल्पमत वर्ग का मतलब ये हुआ कि यदि शासन भारत से ख़त्म होता है 1935 के बाद भी, यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाना पड़ता है तो वो एक छोटे से रूप में हिंदुस्तान में हमेशा बने रहेंगे। इसी वजह से उन्होंने संरक्षण और आरक्षण दोनों पॉलिसीज़ को एक साथ एक्सेप्ट किया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तरह गवर्नर के विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र व प्रांत के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने के लिए गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिए गए। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के ये व्यापक जो अधिकार थे ये संरक्षण और आरक्षण के अधिकार कहलाए थे। सॉलिटर का मानना है कि ये संरक्षक जनतंत्रात्मक भावना के विरोधी थे और इनकी व्यापकता के कारण वास्तविक स्वशासन की आशा कभी भी नहीं की जा सकती थी। संरक्षण और आरक्षण के जो विषय थे या संरक्षण और आरक्षण की जो पावर थी वो एक ऐसी पावर थी जो गवर्नर जनरल और गवर्नर दोनों को ही सर्वे सर्वा घोषित करती थी। नंबर 5 पर हम डिस्कस करते हैं विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार। 1919 के बाद में जब परिवर्तन किया गया तो 1935 के अधिनियम में इस अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की व्यवस्था की गई, जिसमें एक संघीय विधानसभा था और दूसरा राज्य परिषद थी। केंद्र में विधानसभा के सदस्यों की संख्या लगभग 375 रखी गई और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या लगभग 260 निर्धारित कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था भी की गई कि प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों को 2 सदनों वाला बनाया जाएगा और इसी अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार भी किया गया। प्रांतों के लिए 10% से कुछ अधिक जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। संघीय व्यवस्थापिका के संगठन के संबंध में एक विशेष बात ये ध्यान रखी गई कि अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों के विपरीत निम्न सदन के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष व उच्च सदन के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस एक बार समझ लेते हैं। जब हम अपने वोट का अधिकार या वोट के पावर का यूज़ खुद जाकर के करते हैं या हम डायरेक्ट किसी भी मेंबर को चुनते हैं, दैट्स कॉल्ड द प्रत्यक्ष निर्वाचन। और जब हम
किसी एक ग्रुप को चुनते हैं या किसी एक समुदाय को चुनते हैं, समूह को चुनते हैं और वो आगे जाकर के किसी एक अन्य पद के व्यक्ति को चुनता है या किसी पद के लिए मत डालता है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम बात करते हैं MLAs की, व्हेन वी टॉक अबाउट द MPs, तो बेसिकली जब हम MLA का वोट जब हम डालते हैं MLA के लिए, दैट्स कॉल्ड द प्रत्यक्ष निर्वाचन। पर जब हम MPs की बात करते हैं तो वो जो निर्वाचन होता है वो मत प्रतिशत के आधार पर होता है। कहने का मतलब ये है कि वो स्टेट की जो पावर है, स्टेट से जो मत जाता है टोटल जनता का, जितने लोग हम चुनते हैं उसके हिसाब से हमें MPs में चुनाव किया जाता है हमारा। बेसिकली जो MPs होते हैं वो बेसिक डायरेक्ट हमसे कनेक्टेड होते हैं, हम उनका इलेक्शंस करते हैं, बट वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ आवर वोट, वी आर नॉट गोइंग टू कास्ट आवर वोट डायरेक्टली फॉर द MPs, बट वी आर यूजिंग आवर वोट फॉर choosing the MLA, the member of legislative assembly. So this is the basic fundamental difference between the प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव। नंबर 6 पर हम डिस्कस करते हैं द डिवीज़न ऑफ पावर, दैट इज़ संघीय विभाजन, शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन को हम एक तरह से इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक इंस्टीट्यूशन या कोई भी एक संस्था सभी शक्तियों का इस्तेमाल या सभी शक्तियों को यूज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के अंदर या एक इंस्टीट्यूशन के अंदर यदि हम सारी पावर को इन्वेस्ट कर देते हैं तो ही कैन बी डिक्टेटर, वो अधिनायक वाद को इस्तेमाल कर सकती है, अधिनायक बन सकती है। 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ निर्मित की गई। संघीय सूची वो सूची थी जिसमें अखिल भारतीय महत्व के लगभग 59 सब्जेक्ट सम्मिलित किए गए, जिसमें जल, स्थल, वायु, वैदेशिक विभाग, डाक, तार, मुद्रा, टंकन, संघीय लोक सेवाएं, संचार, बीमा और बैंक शामिल था। प्रांतीय सूची वो सूची थी जिसमें लगभग 54 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया, एंड इस 54 जो सब्जेक्ट्स थे उसमें शांति, न्याय, न्यायालय, प्रांतीय लोकसभाएं, स्थानीय स्वशासन, अस्पताल, जन स्वास्थ्य, नहरें, कृषि, जंगल, शिक्षा और सड़क इसमें शामिल थे। संवर्ती सूची वो सूची होती है जिस पर यदि संघीय इंस्टीट्यूशन या संघ में जो शक्ति है और प्रांत में जो शक्ति है, यदि उसमें किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के विवाद उत्पन्न यदि होता है तो वो जो सब्जेक्ट है जो दोनों के पास में नहीं है वो संवर्ती सूची में डाली गई। संवर्ती सूची में लगभग 36 सब्जेक्ट रखे गए थे, जिसमें दीवानी, फौजदारी, विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाने और श्रम कल्याण शामिल था। संघीय सूची के जो सब्जेक्ट थे उस पर संघीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय सूची के जो विषय थे उस पर प्रांतीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। संवर्ती सूची के विषयों पर संघीय तथा प्रांतीय दोनों ही व्यवस्थापिकाएं कानून का निर्माण कर सकती थी, लेकिन यदि संवर्ती सूची पर संघीय व्यवस्थापिका या प्रांतीय व्यवस्थापिका के बीच में बहस हो जाती है या मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो संघीय व्यवस्थापिका है उसके द्वारा जो कानून बनाया गया है या वो जो कानून का निर्माण करेगी वही मान्य होता था। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर जनरल को कुछ अवशेष शक्तियाँ संघीय व प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को प्रदान न करके गवर्नर जनरल को दी गई थी। अवशेष शक्तियों का मतलब ये है कि वो एक ऐसा अधिकार था जिसका किसी भी सूची में उल्लेख नहीं था, किंतु उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। वी आर गोइंग टू रिमाइंड द अगेन द चेयर ऑफ द गवर्नर जनरल और द पावर ऑफ अ गवर्नर जनरल वॉज इन द सेंटर। यदि हम आज की तुलना करते हैं तो गवर्नर जनरल का मतलब वो व्यक्तित्व हुआ जो सेंटर में बैठा है या सेंटर से पूरे देश का शासन कंट्रोलिंग बॉडी के रूप में कर रहा है। 1935 के अधिनियम में एक संघीय न्यायालय भी स्थापित किया गया। संघीय न्यायालय इस अधिनियम के द्वारा जो बनाया गया उसका अधिकार क्षेत्र सभी प्रांतों पर और सभी रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय के अंतर्गत एक न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। इस न्यायालय को मौलिक तथा अपील संबंधी दोनों अधिकार प्रदान किए गए थे। संघीय न्यायालय का ये कर्तव्य स्वीकार किया गया या संघीय न्यायालय का ये कर्तव्य माना गया कि वह संविधान की व्याख्या करेगा और इस बात का भी ध्यान रखेगा कि प्रांतीय तथा संघीय सरकारें एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण न करें।
यद्यपि अंतिम शक्ति जो थी वो लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी, फिर भी भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इस शक्ति विभाजन के बाद में संघीय न्यायालय सुप्रीम पावर में था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता 1919 के अधिनियम के बाद में लगभग परिवर्तित नहीं की गई थी। यदि किसी भी अधिनियम में किसी भी तरह का परिवर्तन करना था या किसी भी अधिनियम में किसी भी तरह की कोई करेक्शंस हमें मांगनी थी या चाहनी थी, तो इस अधिनियम में किसी भी अधिनियम में परिवर्तन करने की जो पावर थी, अंतिम पावर जो थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी गई थी। ब्रिटिश संसद जो थी वो सर्वोच्च थी। इस अधिनियम के द्वारा किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडल या किसी भी संघीय व्यवस्थापिका को नहीं दिया गया था। इट मीन्स द डिवीज़न ऑफ पावर, हमें संघीय सूची दे दी गई, हमें संवर्ती सूची दे दी गई और हमें राज्य सूची भी प्रदान कर दी गई। किंतु यदि हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करें या अधिनियम निर्माण की बात करते हैं, तो वो अधिनियम निर्माण की जो अंतरिम शक्ति थी वो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। प्रांतीय तथा केंद्रीय व्यवस्थापिकाएं कुछ विशेष सीमाओं में रहते हुए कुछ अधिनियम में परिवर्तन कर सकती थी या कुछ अधिनियम में संशोधन कर सकती थी, लेकिन ये सिर्फ सिफारिश मात्र हुआ करती थी। इट वॉज ओनली अ सजेशन, दे आर नॉट हैविंग द पावर टू चेंज अ लॉ। इनके पास किसी भी अधिनियम को चेंज करने या किसी भी अधिनियम में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की पावर नहीं थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का जो भाग्य का निर्माण जो था वो अंतरिम रूप से अभी भी ब्रिटिश संसद के पास ही बना रहा था। 1919 का अधिनियम वो अधिनियम था जिसके पास अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि इस अधिनियम का कोई भी कॉन्सेप्चुअल सिस्टम हमें नहीं दिया गया कि हम क्या चाहते हैं। एज वी आर हैविंग द प्रीएम्बल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ़ वी वांट टू नो समथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी आर हैविंग द प्रीएम्बल, वी कैन नो एवरीथिंग बाय द रीडिंग द प्रीएम्बल। हम प्रस्तावना को पढ़ने के बाद में एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वो किस फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल पर्पस को लेके बनाया गया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द 1935, देयर इज़ नो प्रीएम्बल अबाउट द 1935। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इस अधिनियम का ज्ञान या इसका उद्देश्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता था। ब्रिटिश संसद के कुछ छोटे मोटे सदस्यों ने मिलकर के या कुछ लोगों ने मिल करके इस अधिनियम को बना दिया। यद्यपि इसकी आलोचना भी हुई, तो ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि 1919 का जो अधिनियम है उसमें हम इसको जोड़ देते हैं, या 1919 के अधिनियम की जो प्रीएम्बल है उसी को हम 1935 की प्रीएम्बल मान लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक भारत जो देश था उसको 1935 के अधिनियम को दिए जाने का मात्र एक लक्ष्य ये नहीं था कि भारत को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। दे वांट्स ओनली अ औपनिवेशिक स्वराज्य, एक ऐसा स्वराज्य वो देना चाहते थे जिसमें शब्द जोड़ दिया जाए स्वराज्य, बट पावर अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। एंड द बेसिकली थिंग इज़ दैट कि दे वर नॉट रेडी टू लीव इंडिया फ्रीली, दे वांट अ इंडिया विद द पावर भी ऐसी जिसमें सब कुछ उनके पास में हो, लेकिन नाम के लिए वो स्वराज्य कहलाए। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद या भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत मंत्री के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिससे परामर्श लेना या न लेना उसकी इच्छा पर डिपेंड करता था। लेकिन सेवाओं के संबंध में भारत मंत्री के लिए इन परामर्शदाताओं का परामर्श मानना आवश्यक था। इसके साथ ही इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों को दिए गए परिवर्तनों के अनुरूप भारतीय शासन पर भारत मंत्री की शक्ति में कुछ कमी हो गई थी। भारतीय मंत्री की शक्ति में कुछ कमी हो गई थी। इसके कहने का मतलब ये है कि भारत मंत्री का जो पद था उसको जितने भी पावर्स अब तक थे उसमें कुछ कमियां कर दी गई, क्योंकि गवर्नर जनरल जो पद था वो सर्वे सर्वा था और गवर्नर जो उनके अंडर में थे वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। तो इस बात का अर्थ यह होता है कि हमारे पास शक्ति रूपांतरण के लिए नाम दे दिया गया कि वी आर हैविंग द भारत मंत्री एंड वी आर हैविंग द भारत परिषद। बेसिकली इज़ दैट कि उस शक्ति का इस्तेमाल पहले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी और 1935 के अधिनियम तक आने तक भी ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हम पर हावी थी। 1919 का अधिनियम जो था वो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विस्तार में बहुत बड़ा हेल्पर साबित हुआ। इसने सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को निर्मित किया। बेसिकली जब सांप्रदायिक पद्धति आई थी तो भारत के लिए हित में नहीं थी, लेकिन चूँकि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइम,
सो वो सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में रही और सभी संप्रदायों और विशेषत्वों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इस पद्धति को न केवल जारी रखा गया बल्कि आंग्ल भारतीय ईसाइयों, यूरोपियंस और हरिजनों को भी इस पद्धति में शामिल किया गया। संघीय व्यवस्थापिका के लगभग दोनों सदनों में मुसलमानों को 1/3 स्थान प्रदान किए गए। ये 1935 का अधिनियम बेसिकली सांप्रदायिक पद्धति को और आगे बढ़ाता हुआ दिखाई हमें देता है। 1919 के अधिनियम में स्टार्टिंग था, बट 1935 में इट्स बिकम ओपनली दैट दे गिव द सीट्स टू मुस्लिम्स एंड they include the Anglo Bharatiya, they include the Bharatiya Isai and they include the European people in that सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। And the last features of the 1935 is that कि वर्मा, बरार और अदन इन सबको भारत से अलग कर दिया गया और अदन को इस भारत सरकार के संयंत्र से भी अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन सब इन तीनों को कर दिया गया। यद्यपि बरार के ऊपर निज़ाम हैदराबाद की नाममात्र की सत्ता स्वीकार कर ली गई थी, परंतु शासन की दृष्टि से अब वह मध्य प्रांत का अंग बन गया था। 1935 का जो अधिनियम है उसको हम मान सकते हैं कि रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान सफलता थी, या ये कहना चाहिए कि भारत के भाग्य का हस्तांतरण अंग्रेजों के हाथों से भारतीयों की ओर आना संभव सा हो गया था, किंतु नया जो अधिनियम था 1935 का वो हम पर थोपा गया। जनतंत्रीय शासन व्यवस्था से मिलता जुलता था पर जनतंत्रीय बिल्कुल नहीं था। इस नए संविधान में द्वैत शासन का अंत हमें दिखाई दे रहा था, पर फिर भी वापस से एक द्वैत शासन का जन्म हुआ। और मिस्टर जिन्ना कहते हैं कि 1935 की जो योजना थी वो पूर्ण रूप से बिल्कुल सड़ी हुई, मौलिक रूप से खराब और अस्वीकृत करने वाली योजना थी। सो टुडे वी हैव डन द 1935 1935 के अधिनियम की कुछ आलोचनाएं हैं और 1935 के अधिनियम में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, वो हम अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।